साल 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध कई मायनों में अहम है। साल 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद पड़ोसी मुल्कों को लगता था कि भारत अब किसी तरह के युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, पर पाक की नापाक हरकतें देखते हुए इंदिरा गांधी ने युद्ध का ऐलान कर दिया था और उस वक्त दुनिया में ये पहली बार हो रहा था कि कोई देश दूसरे देश की आजादी के लिए लड़ रहा था। इस युद्ध में भारत की जीत हुई। इसके बाद नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और इस युद्ध पर अलग अलग एंगल से बॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी है, जिनमें बॉर्डर, द गाजी अटैक, राजी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी फिल्में शामिल है। तो इसी कड़ी में नई फिल्म IV71 भी आ चुकी है। तो आज हम इसी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान भारत से साल 1948 और 1965 में दो बड़ी जंग हारने के बाद साल 1971 में गुपचुप युद्ध की तैयारी कर रहा था और इस बार वो चीन के सहयोग से भारत के ऊपर 3 तरफ से हमले करने की योजना बना रहा था। इस पूरे हमले की साजिश पाकिस्तान की रावलपिंडी में रची जा रही थी, लेकिन किसी तरह से हिंदुस्तान के जासूसों को इसकी खबर हो गई। उन्होंने तुरंत खुफिया मुख्यालय IV को इसकी सूचना भेजी। खुफिया विभाग के प्रमुख हैरान रह गए क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार नहीं था, वो भी चीन और पाकिस्तान के एक साथ युद्ध के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और ये अटैक बहुत जल्द होने वाला था, लेकिन हमारे पास प्लान ABC कुछ भी नहीं था। और कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन से हमें ये बात भी मालूम चल जाती है कि ये अटैक 10 दिन के बाद होने वाला है। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा प्लान बनाया था कि उसे फेल करना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो नापाक इरादे में अब कामयाब हो जाएगा, क्योंकि हमेशा से ही ऐसा होता आया है कि जब भी पाकिस्तान कुछ प्लान बनाता है तो हमें उसके बारे में पहले से ही पता होता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करने वाला है और हमारे पास कोई भी प्लान नहीं। तो IV के अध्यक्ष अवस्थी जी पूरा जोर लगा देते हैं इस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन उन्हें भी कुछ सुझाव नहीं मिलता है। वो अपने एजेंट के द्वारा कई तरह की मीटिंग भी रखते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी उन्हें कोई भी सुझाव नहीं मिल रहा था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है IV एजेंट देव जाम्बाल की। इस मुश्किल घड़ी में देव जाम्बाल उन्हें एक सुझाव देता है कि एयर स्पेस अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो युद्ध को रोका जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा टास्क है जिसे कंप्लीट करना नामुमकिन है और महज 10 दिन के अंदर ये सारी प्लानिंग करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन देव जाम्बाल इसकी सारी जिम्मेदारी अपने सर लेता है और देव उन्हें एयर स्पेस को ब्लॉक करने का अपना महान प्लान बताता है। जिसके बाद कहानी जम्मू कश्मीर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम कासिम नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो रहता तो इंडिया में है, लेकिन उसके इरादे नापाक है और वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस लड़के के बारे में देव को भी बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि देव उसका कई दिनों से पीछा कर रहा था और उसकी हर एक चाल पर नजर रख रहा था। और यहाँ पर कासिम जो है, जो अपने दोस्त के साथ हर रोज थिएटर में आरजू पिक्चर देखने के लिए जाता है और वो पिक्चर उसे ज्यादा पसंद नहीं है, बल्कि वो उसे इसलिए देखने जाता है क्योंकि आरजू पिक्चर में प्लेन को हाईजैक करने का एक सीन है जिसमें कि पूरी तरह से बताया गया था कि आखिर प्लेन हाईजैक कैसे होता है। तो यहाँ पर कासिम अपने दोस्त के साथ वो पिक्चर कई बार देखता है और ये हाईजैक वाला प्लान भी बना लेता है। तो कासिम का जो प्लान था उसी के प्लान को देखते हुए यहाँ पर देव ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया था और इस बारे में अवस्थी जी को भी सब कुछ बता दिया था। वो भी इस बात से एग्री करते हैं, उन्हें भी ये प्लान काफी अच्छा लगा था। तो इसलिए देव उन्हें बताता है कि प्लेन में जो पैसेंजर होने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही एजेंट होंगे, इसलिए उसे 30 एजेंट की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन उससे पहले देव एक प्लेन की मांग करता है, लेकिन IV की तरफ से जो प्लेन मुहैया कराया जाता है वो खटारा होता है। उसे पहले ही सेवा मुक्त किया जा चुका है, लेकिन उसकी मरम्मत करके उसे मिशन में तैयार किया जाता है। तो इस तरह से सारी प्लानिंग हो चुकी थी। जो पैसेंजर होने वाले हैं वो हमारे 30 एजेंट थे। तो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो सब कुछ ठीक ही रहने वाला है। और यहाँ देव कासिम और उसके दोस्त के साथ भी मिल जाता है। किसी तरह से उनके ऊपर अटैक होता है तो यहाँ पर देव उनकी जान बचा लेता है, जिसके बाद सारे एजेंट पैसेंजर को प्लेन में दाखिल कराया जाता है। सभी लोगों को अच्छे से मालूम है कि उनका रोल क्या है और उन्हें किस तरह से पैनिक होना है। उन्हें बिल्कुल पैसेंजर की तरह एक्टिंग करना है। और यहाँ पर हम कासिम और उसके दोस्त भी देखते हैं जो कि प्लेन में एंटर हो चुके थे। वो काफी नर्वस लग रहे थे क्योंकि वो न्यू एज के हैं और आज से पहले इतना बड़ा काम उन्होंने पहले कभी भी नहीं किया था। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कासिम अपनी बंदूक निकाल कर हाईजैक चिल्लाना शुरू करता है, जिससे कि सारे पैसेंजर्स डर जाते हैं, जो कि उनका रोल था, जो कि देव को भी बहुत अच्छे से मालूम था। सभी पैसेंजर्स बुरी तरह से डरने लगते हैं और यहाँ पर कासिम जो है वो देव के पास आता है और वो उसे इस प्लेन को तुरंत ही रावलपिंडी ले जाने के लिए कहता है।
लेकिन यहाँ पर देब उन्हें बताता है कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम रावलपिंडी जाए, इसलिए वो इस प्लेन को लाहौर ले जाने की बात करते हैं। और ये प्लान दरअसल में देब ने ही उन्हें बताया था, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए इस प्लेन को लाहौर में ही लैंड कराया जाता है। जब इस प्लेन को लैंड कराया जा रहा था तब पाकिस्तानी आर्मी को इस प्लेन के बारे में खबर लग गई थी कि एक हाईजैक प्लेन हमारे इधर आ रहा था। जैसे ये प्लेन लैंड होता है तो यहाँ पर कासिम उनसे नेगोशिएट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पा रहा था, इसलिए देब उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और उससे कहता है कि कुछ बड़े अधिकारी से बात करो, तब जाके वो तुम्हारी बात मानेंगे। तब कासिम यहाँ पर बड़े अधिकारियों से बात करता है और उन्हें इस हाईजैक प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो उनसे कहता है कि मुझे कश्मीर चाहिए, इसके बारे में भारत से मांग करें। तो धीरे धीरे करके ये न्यूज इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो तक को एयरपोर्ट आना पड़ता है, लेकिन भारत से नेगोशिएट करने से पहले उनके पैसेंजर की सुरक्षा जरूरी थी, इसलिए भारत के सारे हाईजैक पैसेंजर्स को एक होटल में रोका जाता है सेफली, पूरी सिक्योरिटी के साथ, जबकि उन्हें नहीं मालूम है कि दरअसल में ये लोग पैसेंजर नहीं बल्कि भारत के आईबी के एजेंट्स है। वो सभी लोग होटल में रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जिनको पूरा शक है कि ये भारत की एक सोची समझी चाल है, क्योंकि 10 दिन के बाद हम उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, इसके बारे में सिर्फ हमें मालूम है। लेकिन अब ये बात इंडिया को भी मालूम चल गई है, लेकिन हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि इस बात से पूरी तरह से अनजान है। तो जो प्लान देब ने बनाया था उसके मुताबिक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का एक ऑफिसर ऐसा था जिसे पूरा यकीन था कि ये भारत की चाल है, इसलिए वो उनके सच को पकड़ने में लग जाता है। तो यहाँ पर वो ऑफिसर से यहाँ के पैसेंजर्स से कहता है कि वो अपने अपने घर पर फोन कर सकते हैं, क्योंकि इस हाईजैक के बारे में इंडिया के सभी लोगों को मालूम चल चुका था। तो अगर ये पैसेंजर्स मिशन पर होंगे तो इन्होंने अपने घर वालों को अपने मिशन के बारे में नहीं बताया होगा। तो सारे पैसेंजर्स बारी बारी से अपने घर पर कॉल करते हैं और सामने से जो जवाब आता है उसे देखकर वो पाकिस्तानी ऑफिसर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि जब सारे रिलेटिव्स के पास कॉल किया गया और उनकी बात जब उस पाकिस्तानी ऑफिसर ने सुनी तो उसे मालूम चला कि दरअसल में ये सभी लोग पैसेंजर्स ही, क्योंकि उनके सारे रिश्तेदारों को इस हाईजैक के बारे में मालूम चल गया था। अगर ये लोग मिशन पर होते तो वो लोग अपने रिश्तेदारों को अपनी जर्नी के बारे में बताते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जिन पैसेंजरों ने अपने रिश्तेदारों के पास कॉल किया है वो रिश्तेदार नहीं बल्कि आईबी के कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि वॉइस बदल कर उनके रिश्तेदार बनकर बात कर रहे थे। दरअसल देब को मालूम था कि ये सब कुछ वहां पर होगा, इसलिए उसने ये सारी प्लानिंग पहले से ही कर रख ली थी। लेकिन तभी यहाँ पर पाकिस्तान के उस ऑफिसर को मालूम चलता है कि फ्लाइट का जो कैप्टन है वो दरअसल में इंडिया का एक एजेंट है, और ये बात जैसे उन्हें मालूम चलती है तो वो तुरंत ही होटल में उसके बारे में पता करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो काफी देर तक उसे ढूंढते हैं लेकिन उसके बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन आखिरकार उन्हें देब मिल जाता है। देब को देखते ही वो समझ जाते हैं कि यही वो एजेंट है जो कि पैसेंजर बनकर यहाँ पर आ गया था। तब वो देब को यहाँ से ले जाने लगते हैं और उनके अंदाज से वो देब को मारना चाहते थे, लेकिन तभी यहाँ पर देब के साथ साथ देब के सारे पैसेंजर एजेंट भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और सभी को एक कमरे में मुंह और हाथ बंद कर बेहोश करके कमरे में डाल देते हैं। जिसके बाद देब उन्हें एक और प्लानिंग समझाता है। वो उन्हें बताता है कि किसी भी हालत में आज रात हमें इस होटल में रुकना है और कल रात होते ही ये लोग हमें यहाँ से इंडिया भेज देंगे। लेकिन इस होटल के बाहर बहुत सख्त सिक्योरिटी थी, उसे चकमा देना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो जो ऑफिसर्स होटल के अंदर आए थे उन्हें तो बेहोश कर दिया गया था। तो हमारे कुछ एजेंट्स उनका भेष बदल कर एक कार में बैठ जाते हैं और यहाँ पर उनके कुछ सोल्जर से कहते हैं कि वो लोग बेस कैंप जा रहे हैं, पर यहाँ पर हमारे एजेंट उनके सोल्जर को चकमा देकर वापस होटल में आ जाते हैं। तो अगले दिन अखबार में भी न्यूज आ गई थी कि पैसेंजर्स को इंडिया रवाना किया जा रहा है और पाकिस्तानी ऑफिसर्स को भी ऑर्डर दे दिया गया था। तब सारे पैसेंजर एजेंट खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी डर था क्योंकि वो कभी भी पकड़े जा सकते थे, क्योंकि होटल में जिन ऑफिसरों को उन्होंने कैद किया है उन्हें कभी भी होश आ सकता था। लेकिन काफी देर हो चुकी थी और सारे इंडियन पैसेंजर्स ने अब बॉर्डर पार कर ली थी और यहाँ पर अब उन ऑफिसर्स को होश आ गया था, लेकिन अब तक तो काफी देर हो चुकी थी क्योंकि सारे इंडियन पैसेंजर ने पाकिस्तान के बॉर्डर को सही सलामत पार कर ली थी। और आखिर में कासिम और उसके दोस्त को मालूम चला कि ये दरअसल में इंडिया के आर्मी का प्लान था।
तो वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं और उस प्लेन को आग लगा देते हैं, जो कि देव ने उन्हें समझाया था कि जब सब कुछ नहीं रहेगा तो आखिर में हम इस प्लेन को आग लगा देंगे। तो इस तरह से इसे एक एक्ट ऑफ गॉड माना गया और पाकिस्तान के एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे कि पाकिस्तान की कोई भी उड़ान अब भारत के ऊपर से नहीं जाएगी। तो दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कई फिल्में बनी है और बॉलीवुड का ये फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऐसी खूब फिल्में बनी है और चली भी है। गदर के तारा सिंह के बाद एक और हिंदुस्तानी पाकिस्तान गया और कमाल कराया। IV-71 उसी हिंदुस्तानी और उसके साथियों की कहानी है और ये सच्ची घटना है, यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया वो सच में हुआ था। और विद्युत जामवाल इस फिल्म के प्रोड्यूसर बने हैं और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पहली फिल्म ऐसी बनाई जो देश को, हीरोज को सलाम करती है। इस फिल्म में आपको अलग विद्युत देखने को मिलेंगे। विद्युत सबसे बड़े एक्शन स्टार है, लेकिन यहाँ वो अलग तरह का एक्शन करते हैं। वो दिमाग से खेलते हैं, प्लानिंग करते हैं और इस बार जब वो मारते हैं तो बार सिर्फ कुछ गुंडों पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की छाती पर होता है। उन्होंने अपनी किरदार में कहीं कहीं अंडर प्ले भी किया और यही इस किरदार की खूबसूरती है। और 70s के लुक में वो और भी ज्यादा हैंडसम लगे हैं। अनुपम खेर ने IV चीफ का किरदार निभाया है। अनुपम खेर शानदार एक्टर है और यहाँ भी उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ पूरा इंसाफ किया है। और विशाल जैटवा का किरदार भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ये फिल्म शुरू से ही मुद्दे पर आ जाती है और तेजी से आगे बढ़ती है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म को खींचा गया है या बेवजह गाने डालकर बोर किया गया है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। 70s के दशक को शानदार तरीके से दिखाया गया है। फिल्म करीब 2 घंटे की है और यही फिल्म की खूबी है कि एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स जल्दी जल्दी आते हैं। हाँ, एंड में जिस तरह से इंडियन एजेंट पाकिस्तान से निकलते हैं वो थोड़ा सा बचकाना लगता है कि पाकिस्तानी इतनी आसान से बेवकूफ कैसे बन गया, लेकिन क्योंकि ये रियल स्टोरी है इसलिए ऐसा ही हुआ था। लेकिन एंड में जिस तरह से भारतीय एजेंट पाकिस्तान को धूल चटाकर वापस इंडिया आते हैं, ये देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और संकल्प रेड्डी का डायरेक्शन अच्छा है। वो 70s के दौर के दिखाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। पाकिस्तानी अफसर जिस तरह से बातचीत करते हैं आप पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये पाकिस्तान के ही हैं। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने फिल्म को 2 घंटे में पूरा कर दिया है, जिससे फिल्म खींची हुई नहीं लगती और आपको इसमें विद्युत के बदन की कटाई नहीं दिखती, ना ही फिजूल में 20-30 लोगों को एक साथ पिटते दिखाया गया है। ये फिल्म वो खींच ले जाते हैं। उन्होंने IV-71 में देव नाम के एक एजेंट का रोल प्ले किया है जो इस मिशन में सबसे अहम भूमिका निभाता है, मगर उन्हें अलग से हीरो दिखाने की जहमत नहीं ली गई। और डायरेक्टर संकल्प रेड्डी हैं जिन्होंने गाजी अटैक नाम की फिल्म से अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि IV-71 का आइडिया खुद विद्युत उनके पास लेकर आए थे। बतौर प्रोड्यूसर भी ये विद्युत की पहली फिल्म है। ये शुभ संकेत है कि विद्युत जामवाल सिर्फ उन कहानियों की तरफ नहीं देख रहे हैं जिसमें उन्हें एक्शन करने और बॉडी दिखाने का मौका मिले। तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को मात दे रहा है। उस फिल्म में अनुपम खेर होना उनके समर्थन और फैंस को आकर्षित करेगा। प्लस फिल्म में इकलौता ऐसा डायलॉग है जिसे क्रिंज की श्रेणी में रखा जा सकता है, वो भी अनुपम खेर के ही हिस्से में आता है। एक सीन में वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, दफन होकर भी कफन के अंदर से हाथ निकालकर पत्थर फेंकेगा ही। तो परफॉर्मेंस विभाग में इस फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी है विशाल जेठवा। विशाल ने 2 हाईजैकर्स में से एक कासिम का रोल किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म में विलन भी है और कॉमिक रिलीफ भी। विशाल ने कश्मीरी लहजा बढ़िया पकड़ा है। विशाल ने रानी मुखर्जी की मर्दानी 2 में विलेन के रोल से करियर शुरू किया था। आगे सलमान खान की टाइगर 3 में भी वो दिखने वाले हैं। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।